जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर जो भारत आए और उनसे मुलाकात की हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने। और इस जो मुलाकात है इसको काफ़ी प्रोडक्टिव और बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो ये मुलाकात हुई है इसमें कई सारे बड़े अहम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा रही। ये जो बायलैटरल टॉक है दोनों देशों के बीच में, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम और पीपल टू पीपल कनेक्शन से लेकर साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एआई और सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी और डिफेंस, इन सारी चीज़ों पर बात हुई। और ये जानकारी खुद हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब ने उसको ट्विटर या फिर कहें जो मौजूदा वक्त में जाना जाता है एक्स के नाम से, उसके माध्यम से पिक्चर्स और सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके साझा की। तो हम बात करेंगे कि जो भारत और साउथ कोरिया है इसके बीच का जो एक ऐतिहासिक कनेक्शन है वो ये भी है कि जो अयोध्या की प्रिंसेस सुरी रत्ना, उन्होंने शादी की थी किंग सूरो से। और उनकी जो डिसेंडेंट है उनको अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि में जो राम मंदिर प्रतिष्ठान हुआ था उसके उस वक्त भी प्राण प्रतिष्ठा के समय भी बुलाया गया था। तो किस तरह से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है दो देशों को जोड़ने में और जो ट्रेड टाइज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, ये काफ़ी अहम है। आगे इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले हम साउथ कोरिया की बात करते हैं। हम देखते हैं कि अभी साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, फिर आने वाले हैं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर। भारत काफ़ी तेज़ी से पूरे रीजन में फोकस कर रहा है, ट्रेड टॉक्स और बायलैटरल टाइज को काफ़ी मजबूत कर रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी जो साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, इसमें उन्होंने बोला है कि वो एक तरह से यहाँ पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में है, मैरीटाइम में है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटीज है, जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर्स है, क्लीन एनर्जी है, और डिफेंस के अंदर वो कॉपरेशन और बढ़ाना चाहते हैं। आज दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो हम देखते हैं कुछ एलजी और ह्युंडई है। और ये दो दो बहुत जाने माने ब्रांड्स है इंडिया में। सेकेंड, हुँ, आप ये भी देखिए कि मैरीटाइम के अंदर किस हिसाब से ह्युंडई जो कंपनी है, लोग उसको एसोसिएट करते हैं ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, पर उसका बल्क ऑफ द रेवेन्यू आता है शिप बिल्डिंग के लिए। और अब हुँ, लास्ट ईयर बताया जाता है कि ह्युंडई का जो करार हुआ है वो कोचिन शिपयार्ड के साथ हुआ है, ताकि भारत के अंदर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके। सेकेंड, आपने ये भी देखा है कि जो ह्युंडई यहाँ पे जो कंपनी है, जो यहाँ पे मोटर चलाती है, उसने यहाँ पे पब्लिक इश्यू भी लेके आए। और उधर साउथ कोरियन कंपनी है हानवा। हानवा जो है उसने हमारे एलएनटी के साथ करार किया है, ताकि वो भारत के अंदर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी बेच सके। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बोला है कि भारत शायद एक्सप्लोर कर सकता है साउथ कोरियन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए भी उसके साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज की बातें भी कर सकता है। क्योंकि बताया जाता है कि साउथ कोरियन कंपनी जो है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, वो भी अभी 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है, और वो फिर 5.5 जनरेशन के ऊपर भी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सिनर्जीज ऑफ इंटरेस्ट है, सिमिलैरिटीज है, और एक तरह से हिस्टोरिकल टाइम्स भी है। जब हमने देखा है कि कैसे साउथ कोरियन प्रिंसेस है, वो आई थी राम जन्मभूमि के जो उद्घाटन थे समारोह में, वो लास्ट ईयर आई थी। तो कहीं ना कहीं एक भारत जो पॉलिसी थी, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, अब भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है। और इसी के लिए इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। और जो भी नए सेक्टर्स हैं, सनराइज सेक्टर्स हैं, जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर्स है, क्लीन एनर्जी है, उधर भी साउथ कोरिया के इन्वेस्टमेंट्स को भारत एक तरह से भारत में ला के उसको भारत के अंदर एक तरह से नया इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहा है।
जो क्योंकि साउथ कोरिया के पास एक्सपर्टाइज भी है और हमने देखा है कि साउथ कोरियन कंपनी जब भी आती है, वो एक हुँ, तरह से वो ट्रस्ट लेके आती है। लोगों को ट्रस्ट भी है साउथ कोरियन कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि हुँ, वो गुणवत्ता प्रोडक्ट एक तरह से सही दाम पे देती है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक तरह से भारत साउथ कोरिया के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, ताकि वो चाइना को भी एक तरह से घेर सके। और आपको मालूम है कि चाइना का जो नेबर है साउथ कोरिया है, और साउथ जी, कोरिया का हिस्टोरिकल डिस्प्यूट चल रहा है नॉर्थ को, जिस उस नॉर्थ कोरिया को जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो जी। कहीं न कहीं भारत को भी लग रहा है कि अभी हमें ईस्ट के अंदर हमें भी अपना एक प्रेज़ेंस बनाने की ज़रूरत है, और डीपर टाइज़ के लिए हम अभी साउथ कोरिया के साथ हमारे रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो भारत काफ़ी एक्टिवली जो बदलती हुई जियोपॉलिटिकल ये सिचुएशन है, उसमें काफ़ी मज़बूती से काम कर रहा है और नज़र भी आ रहा है, कई सारे हमें बदलाव और अपडेट्स हमने रिसेंटली भी देखे हैं। लेकिन उमेश जी, ट्रेड, एआई, कॉर्पोरेशन का स्ट्रैटेजिक डायमेंशन अगर हम समझने की कोशिश करें, तो वो क्या है? सिर्फ़ इकोनॉमिक्स गेन या फिर सिक्योरिटी, टेक इंडिपेंडेंस का एक स्टेप फॉरवर्ड? देखिए, ये एक तरह से जब आप ये देखिए जो मैंने इंडस्ट्रीज़ बताई है, जैसे एआई होता है, सेमीकंडक्टर्स होता है, ये एक हुँ, तरह से फ्यूचर में राइजिंग इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर्स के बगैर आप कोई काम कर भी नहीं सकते। हुँ, ये चिप्स आपको ज़रूरी है आपके डिफेंस में, ईवी में, इवन आपके सोलर पैनल्स में। आज सेमीकंडक्टर्स के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। साउथ कोरियन कंपनीज़ भारत के अंदर अपना ये एक्सपर्टाइज़ लेके आ सकती है, और भारत को जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सेकंड, एआई के लिए भी भारत एक तरह से एग्ज़ीक्यूशन कैसे करना है, जैसे मोदी जी ने कल बता दिया कि भारत को अपना खुद का सोशल मीडिया विद एआई इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म बनाना पड़ेगा। उन्होंने भारत के यंगस्टर्स को बोला भी है। तो कहीं न कहीं अब आप देखिए जयशंकर साहब नेक्स्ट वीक में ही काम पे लग गए, और उन्होंने साउथ कोरिया के साथ बातचीत चालू भी कर दी, ताकि दोनों देशों के बीच में वो एक्सपर्टाइज़ हम एक तरह से वी कैन एक्सचेंज आवर एक्सपर्टाइज़, हम एक-दूसरे को एनरिच कर सकें। बेसिकली जो हमारा जो पार्टनरशिप है विद साउथ कोरिया, इट इज़ लाइक अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल। साइज़ में हम ज़रूर साउथ कोरिया से बहुत बड़े हैं एंड अदर थिंग्स, बट इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, टेक जो साउथ कोरिया के पास है, भारत बहुत पीछे है, और इससे भारत को फ़ायदा भी पड़ेगा, क्योंकि जो साउथ कोरियन टेक आएँगे, वो वाजिब दाम पे आते हैं। वो एक तरह से यहाँ पे एक मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं, और और क्या भारत जो इंडिजिनस इनोवेशन जो है उसको भी पुश मिलेगा? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वो सारा कुछ अगर ये सब आता है, अगर हमारा टेक्नोलॉजी और एआई डील हो रही है, या सिर्फ डेफ़िनेटली इम्पोर्ट का चैनल? डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली हमारे जो आपने जो बोला है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, सबके ऊपर हमारा काम चल रहा है, और उसी के अंतर्गत हम उधर से टेक्नोलॉजी माँग रहे हैं, हम उधर से साउथ कोरिया के इन्वेस्टमेंट्स भी माँग रहे हैं। और हुँ, एक और एक चीज़ देखिए कि अभी जैसे साउथ कोरिया की कंपनी है ह्युंडई, उसने इंडियन मार्केट में लिस्ट भी किया, उसने अपने ऑटो विंग को लिस्ट भी करवाया है। तो कहीं न कहीं बताया जाता है कि साउथ कोरियन कंपनीज़ अब भारत के अंदर अपना एक तरह से डीपर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी चाहती है, भारत के अंदर भी फंड्स रेज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब जनरली ऐसा होता है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और दूसरी उसकी सब्सिडरीज़ दूसरी कंट्री में फंड्स रेज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रस्ट करते हैं उस कंपनी से। और भारत के लोगों ने भी एक तरह से उस कंपनी को उसके अंदर अपने पैसे भी डाले हैं, और उसके ऊपर विश्वास भी बताया है। बताया जाता है कि अब एलजी भी आ रहा है, वो भी भारत के स्टॉक मार्केट में अपने वो भी बड़ा इश्यू लेके आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो चुका है। साउथ कोरिया को भी समझ में आ गया है कि अगर उसको ग्लोबल कॉर्पोरेशन बनाना है, स्केल रखना है, तो भारत का मार्केट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर देम, क्योंकि हम जो हैं 16 टू 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और हमारी जो इकोनॉमी है 60% इज़ डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो ये बहुत बड़ी बात है, जी। और एक तरह से हमारा जो डेमोग्राफी है, वी हैव द डेमोग्राफिक डिविडेंड एज़ वेल। तो ये एक तरह से जितने भी जो लोग हैं जो एस्पिरेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स सर्विसेज चाहते हैं, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सेक्टर।
जी, लेकिन उमेश जी अगर हम बात करें एआई और जो इमर्जिंग टेक फील्ड है, उसमें कॉपरेशन का मतलब जियोपॉलिटिकली क्या होता है, होना चाहिए और इंडिया ग्लोबल टेक रेस में कहाँ खुद को पोज़ीशन कर पा रहा है? देखिए, आज की डेट में एआई के अंदर हम बहुत आगे भी नहीं है, बहुत पीछे भी नहीं। और एक तरह से आज चाइना जो है, चाइना और अमेरिका इससे बहुत आगे भी है। उन्होंने अपना खुद का, आपने देखा है कि उन्होंने अपना चैट जीपीटी बना दिया है, अमेरिका ने ग्रॉक बना लिया है। फिर गूगल ने जेमिनी बना लिया है, चाइना ने डीपसीक बना लिया है, चाइना ने और भी 2-3 मॉडल्स बना लिए हैं। भारत अभी तक वो काम नहीं कर पाया है। तो कहीं न कहीं वो ज़रूरी है। और भारत एक तरह से साउथ कोरिया के अगर कोई एक्सपर्टाइज़ होता है, दूसरे भी प्रोडक्ट जैसे मैंने सिर्फ़ एआई के अंदर एक फंक्शनैलिटी बोला है, उसके अंदर अलावा साउथ कोरियंस के अंदर बताया जाता है कि वो बहुत ही एडवांस्ड है। वहाँ के जो सिस्टम्स है एआई इनेबल्ड होते हैं, ऑटोमेटेड हैं। तो भारत उधर से फंक्शनैलिटी सीख सकता है और भारत के अंदर वो चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती है। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से विन-विन पार्टनरशिप रहेगी दोनों के बीच में। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अगर इस पूरे उसमें हम डिफेंस कोलैबोरेशन की बात करें जो अ, है, उसमें साउथ कोरिया का रोल क्या आप देख पा रहे हैं? क्या इंडिया के लिए एक रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकता है साउथ कोरिया? देखिए, आज की डेट में साउथ कोरिया की जो कंपनी है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, वो भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कॉम्पिटिटर है। क्योंकि जी। दोनों, अगर कोई प्रोजेक्ट निकलता है, दोनों कम्पीट करते हैं। हमारा तेजस और उनका शायद A-21 एयरक्राफ्ट है, वो दोनों कम्पीट करते हैं। और बहुत हद तक साउथ कोरिया हमको हमसे बाजी ले लेता है, क्योंकि अमेरिका क्या करता है, वो इंजन हमारे को रोकता है, साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है। क्योंकि उस कंपनी में बताया जाता है कि उसी अमेरिकन कंपनी का स्टेक भी है 50%। तो कहीं न कहीं साउथ कोरिया को एडवांटेज है आज की डेट में विद रिलेशन टू टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अमेरिका। पर भारत भी एक तरह से साउथ कोरिया से सीख सकता है, वो भी उनके टाइमलाइन्स है, उसके हिसाब से अपनी वर्किंग में चेंजेस ला सकते हैं। अभी हमने जी के साथ हमने एक तरह से करार भी किया है, पर जी आज भी साउथ कोरिया को हमसे ज़्यादा प्रेफ़र करता है। तो कहीं न कहीं अगर हम साउथ कोरिया से हमारे रिलेशंस इम्प्रूव करते हैं, तो हम हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में एक तरह से हम वो जो सप्लाई चेन है, जो हमको हमको मिल रहा है, वो साउथ कोरिया को भी मिल रहा है। तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिटर ना होके कोलैबोरेशन कुछ हो सकता है क्या? इसके भी एवेन्यूज़ देखा जाएगा, क्योंकि आज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। कुछ भी भरोसा नहीं है कि आज जो कॉम्पिटिंग कर रहे हैं, कल को लोग कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। हम कुछ साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजीज़ को हम एक तरह से हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं, वो हमारे से ले सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, सबको कॉस्ट कम करना है। सबको एक तरह, सब काम सबको ही नहीं कर सकता, कुछ काम भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम साउथ कोरिया से भी ले सकते हैं। हम उनके टाइमलाइन सीख सकते हैं, उनके वर्क एथिक सीख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो डिफेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो कोड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसका क्या रियल इम्पैक्ट हम देखते हैं जो मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन है उस पर? देखिए, अगर हम को-प्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर वो होता है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों कंपनीज़ के लिए बेनिफिट होता है। हमें वापस अपने रिसोर्सेज़ उसी डेवलपमेंट प्रोग्राम में डालने की ज़रूरत नहीं है। उधर से हुँ, चीज़ें आएँगी, हमको हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विपमेंट्स जो बनाए गए हैं साउथ कोरिया में, वो भारत में भी वैसे के वैसे ही चलें। उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है क्लाइमेट के हिसाब से। और भारत का जो बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल है, तो भारत हुँ। अपने इक्विपमेंट्स थार डेज़र्ट में भी टेस्ट करता है, वो लद्दाख में भी टेस्ट करता है, फिर वो सुंदरबन के जंगलों में भी टेस्ट करता है, सब जगह टेस्टिंग होती है। तो कहीं न कहीं भारत का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, वो बहुत ही एक तरह से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है, जिसमें ऐसे कोई हथियारों को हम इंडेक्स नहीं करते। इनफैक्ट पिछले दिनों आपने देखा है कि भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स के चॉपर्स को भी रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत कुछ भी ले लेगा इसके लिए। तो ये सबको मालूम है कि भारत का टेस्टिंग प्रोसीजर अच्छा है। बट भारत
भारत साउथ कोरिया से सीख सकता है कि अगर हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे और हुँ। टाइमलाइन में बनाना है, वो कैसे करना, वी कैन लर्न फ्रॉम देम। और कुछ टेक्नोलॉजीज अगर हमें लगता है कि हम साउथ कोरिया से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वी शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। लेकिन क्या हम साउथ कोरिया के साथ ये कोऑपरेशन करके जो चाइना की टेक और डिफेंस डोमिनेंस है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, अभी हमें चाइना के हिसाब से हम जो बना रहे हैं, जरूरी है कि हम चाइना से जो टेक सिस्टम्स है वो बेहतर ही होते हैं साउथ कोरिया के। और अगर साउथ कोरिया के अगर टेक और एआई और सब आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो स्केल होता है वो हम मैच कर पाएंगे। चाइना काम करता है, वो टेक्नोलॉजी लेके आता है और स्केल उसका बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। भारत भारत वो वही टेम्पलेट है कि अगर वहां से साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी आती है, तो हम चाइना से compete कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि भारत को हम देख रहे हैं कि हर दिशा में ख़ास तौर से जो रीजन है उसमें भारत ने काफ़ी फ़ोकस करना शुरू किया है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रेड टॉक्स और ये सब चल रही हैं, जिसमें हमने साउथ कोरिया की आज बात की। लेकिन अगर इस पूरे हम कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो इससे पाकिस्तान और चाइना पर क्या असर या क्या मैसेज उनको जाता है इससे? देखिए, अ, मेरा ये मानना है कि भारत अभी जो भी काम कर रहा है वो अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रहा है। हुँ। पाकिस्तान और चाइना से जो रिलेशनशिप है वो एक है मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप। यहाँ नहीं, पे नहीं, हम कोई इन दोनों को भारत की तरफ से क्या सिग्नल्स, क्या मैसेज पहुँचते हैं इस जो साउथ कोरिया और भारत के बीच में जो कोऑपरेशन हो रही है इसका? देखिए, सिंपल सी चीज है कि हम अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को बढ़ा रहे हैं, हम डिफेंस की टाइज बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो चाइनीज एक्सपर्टाइज है जिसके ऊपर पाकिस्तान को एक तरह से एडवांटेज होता था, वो हम काउंटर कर सकते हैं साउथ कोरियन टेक और एक्सपर्टाइज से। सिंपल सा मेरे को ये चीज लगता है कि वी कैन लर्न फ्रॉम देयर वर्क एथिक्स। उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनकी जो टेक है, वो सब चीजें से बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है इस पूरी कोऑपरेशन का, हम असर देखेंगे। क्या इस पूरे ये जो हमने देखा है कि ये जो टॉक्स रही या ये जो बायलैटरल हमने अपडेट देखा दोनों देशों के बीच में, रोड मैप इसका अगले 1 दशक के लिए होने वाला है। क्या असर नज़र आता है लॉन्ग टर्म में? क्या सक्सेस स्टोरी के रूप में ये बन पाएगा? देखिए, ये जो पार्टनरशिप है, एक तरह से हम साउथ कोरियन कंपनी से, अब आप एलजी का ब्रांड ले लीजिए, तो एक तरह से आपको लगेगा ही नहीं है कि ये साउथ कोरियन ब्रांड है, ये आप सोचोगे इंडिया का ब्रांड हो गया। तो ये एक तरह से उस कंट्री का सॉफ्ट पावर है। साउथ कोरिया का जो बैंड है, जो म्यूजिक बैंड है, के पॉप करके है, यहाँ पे हुँ। बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कहीं न कहीं ये बताता है कि साउथ कोरिया अपना कल्चर भी प्रमोट करना चाहता है। भारत भी अपना एक तरह से उसको भी अपना जो हिस्टोरिकल टाइज है उसका भी वास्ता दे रहा है। कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि पीपल टू पीपल टाइज जब बढ़ता है, तो वो हमारे कल्चर को असिमिलेट करते हैं, हम उनके कल्चर को हमारे अंदर असिमिलेट करते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है। इससे क्या होता है, दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट बढ़ता है, और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो अब आप देखेंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बन जाती है। और साउथ कोरिया जैसा जो देश है जो हमेशा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्रोडक्ट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लेके आता है, वो भारत के एडवांटेज में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और ये मेरा मानना है। तो काफ़ी अच्छी बात उमेश जी आपने बोली है, और हम देखते हैं कि जो एस जयशंकर साहब की जो मीट रही है, इसे ज़रूर हम भविष्य में इसको हम कहना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट का एक सिग्नल है। डिफेंस, ट्रेड, एआई और अन्य बड़े क्षेत्रों में जो कोलैबोरेशन है इंडिया के लिए, ये एक मल्टी डायमेंशनल एडवांटेज ज़रूर बनेगा, और भविष्य में हम इसका जो एक रोड मैप है आने वाले समय में उसको हम सक्सेसफुली होते हुए देखेंगे। और अब देखते हैं कि
लगातार अब वांगी से भी मुलाकात है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। मनीष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।